इंसान के रुखसत हो जाने से उसकी यादें नहीं मरती। ये बात सच है। आज हम सब के बीच में लता दीदी नहीं रही। जी हाँ, वही लता दीदी जिन्होंने अपनी आवाज़ से ना जाने कितने लफ्ज़ों को संवार दिया, ना जाने कितने गीतों को अमर कर दिया। वो शुरुआत से योद्धा थीं और अस्पताल के वक्त भी वो हमेशा लड़ती रहीं। उम्र के इस पड़ाव में आकर, गंभीर बीमारी की चपेट पर भी आकर जब डॉक्टर आते थे तो वो यही कहते थे कि लता दीदी लड़ रही हैं। ये लड़ने का साहस, ये अस्पताल के अंदर उनकी ये इच्छा, ये बताता है कि लता दीदी एक साधारण इंसान नहीं थी। 30,000 से ज़्यादा लाइनों को अपने कंठ से निकालने वाली, जहाँ पे ऐसा लगता है कि मानो सरस्वती माँ खुद विद्यमान हो, ऐसी लता दीदी अब हमारे आपके बीच में नहीं है। वो चली गई। हम सबको अपने वही गीतों के और बोलों की दुनिया में छोड़कर, जो आज हम सब मेरे जैसे करोड़ों अरबों लोग उनको सुन रहे हैं और उनकी याद कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम किस्से हमारे आपके सामने हैं। उनकी किताबें लिखी गईं, उनने न जाने कितने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। इन सब के बीच में एक गाना जिसको सुनते से आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आंसू की धारा बहने लगती है। जी हाँ, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके ज़रा याद करो कुर्बानी। जानते हैं, इस गाने को गाने के लिए लता दीदी कभी तैयार नहीं थी, फिर भी उनको तैयार किया गया। उनसे कहा गया कि इसमें आवाज़ आप दो, और वो गाना, वो संगीत, वो देशभक्ति गाना आज भी, ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई पल नहीं होता हिंदुस्तान के गौरव से जुड़ा हुआ, जबकि इस गाने को, इसके बोलों को और लता दीदी की वही प्यारी आवाज़ में सुनाई ना देता हो। इस बार इसको संयोग कहिए कि पहली बार 26 जनवरी को जब बीटिंग रिट्रीट हुआ, तब पहली बार ऐ मेरे वतन के लोगों को गाना जब राजपथ में बजा, तो यकीन मानिए हर इंसान का सीना गर्व से चौड़ा था, लेकिन आंखों में नमी थी। क्यों? क्योंकि ये जो गाने के बोल हैं, वो जिस समय कवि इसको लिख रहा था, मुझे याद है वो किस्सा कि शायर के पास में, कवि के पास में उस समय कोई पेन नहीं था, कोई उनके पास में बुक नहीं थी, बुकलेट नहीं थी जिस पे वो लिख पाते। एक बीच से गुजरते हुए कवि प्रदीप जो है, उन्होंने अपना एक बगल से किसी से पेन उधार लिया और उनके पास एक सिगरेट का पैकेट था। उस सिगरेट के पैकेट में लिपटी हुई जो सिल्वर पेपर थी, उसी में उन्होंने ये गाना लिखा और इसके लिए फिर लता जी को मनाया गया। और लता जी ने जब ये गाना गाया, यकीन मानिए ये वो पल था जिस समय करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना टूट रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन के मुकाबले में 1962 के दौरान न केवल देश के आला कमान बल्कि हर हिंदुस्तानी उस वक्त उस दंभ में था, क्योंकि हम वो युद्ध चीन से हार गए थे। और उसके बाद जब ये गाना आया, आप यकीन मानिए एक पूरे देश में ऊर्जा का संचार हो गया। वो गाना अमर अजर हो गया। और लता दीदी के ऐसे ढेरों यादें, ढेरों किस्से, उनको कहा जाता है कि वीर सावरकर ने उनको ये गाना गाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि तुम गाओ। ऐसे अनेक अनेक, अटल बिहारी जी से उनका रिश्ता, एक बाप का और एक बेटी का स्नेह कैसा होता है, ये लता दीदी ने समझाया। लता दीदी ने उनको दद्दा कहती थी, और आज ऐसा ही लग रहा है कि जैसे एक दद्दा के पास में ही लता दीदी चली गई हों। एक अस्पताल जो कि लता जी ने खुद उसका बनवाया था, और उसके उद्घाटन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया। अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पहुँचे भी। आमतौर पर होता है कि जब उद्घाटन में आप किसी भी दुकान पे जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में जाते हैं, तो कहते हैं खूब फले फूले, आगे बढ़े संस्थान, ये आगे बढ़े, ये संगठन आगे बढ़े, ये दुकान आगे बढ़े। लेकिन अटल जी ने जब उस अस्पताल का उद्घाटन किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये ज़्यादा ना चले। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये था कि अगर अस्पताल ज़्यादा चलने लगेगा तो लोग ज़्यादा बीमार होने लगेंगे। ये सुन के लता जी एकदम भावुक हो गई।
और उनके पास कुछ शब्द नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन इंसान के साथ में एक आला दर्जे के कवि थे। संसद से हो, कहीं भी हो, उनकी बोली इस दुनिया में अजर अमर है। जैसे आज हम सब लता मंगेशकर को उनके बोलों से, उनके गीतों से, उनकी आवाज़ से, उनकी शख्सियत से, उनके देश प्रेम से, उनके देश के लिए कुर्बानियों से, हर एक चीज़ से याद कर रहे हैं। आज ये पूरा देश गम में है, लेकिन ये ऐसी शख्सियतें हैं कि जो सिर्फ शरीर छोड़ती हैं, लेकिन इनकी यादें हमारे आपके दिलों में हमेशा ताज़ा रहती हैं।